देखो, कांग्रेस पार्टी जब तक परिवारवाद से नहीं निकलती तब तक इसका आगे बढ़ना मेरे को तो नामुमकिन लगता है, और ये उस चीज से निकल नहीं सकती। इनके अंदर जब तक वो चीज है ना कि मतलब गांधी परिवार, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक इनकी पार्टी का आगे ग्रो करना मुश्किल है। बड़े नेता हैं राघव चड्ढा, उनकी शादी थी उदयपुर में, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। वहाँ वेडिंग का जो कमरा है वही 4-5 लाख रुपए का कमरा है। अगर वो इतने ही आम होते तो 5-5 लाख के कमरे न दे पाते। सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर से मेरे को सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट याद आ रहा है। वो रोका जा सकता था, वो बिल्कुल रोका जा सकता था। मेरा ऐसा कहना है कि उन्होंने उनकी सिक्योरिटी कम की, पता नहीं क्यों की, मेरे को नहीं पता। लेकिन सिक्योरिटी कम करने के बाद में आपको ये लिस्ट जनतक करने की क्या जरूरत थी कि मैंने उसकी सिक्योरिटी कम कर दी। हाँ जी, वेलकम टू टीसीबी विद सनवाल। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर जाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, एक छोटी सी मुलाकात, वो भी मैं कहूँगा हार्डली 10 to 15 मिनट की। और उस मुलाकात में एक ऐसा हमारा लिंक बना कि आज तक हम कनेक्टेड हैं, मिले कभी नहीं बट हमेशा ऑनलाइन कनेक्टेड है एक दूसरे से। और रिसेंटली एक छोटा सा मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा अक्षय भाई आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो उनका वो रिस्पांस आया और मेरे को दिल से खुशी हुई, बिल्कुल बहुत ही जल्दी रिस्पांस आया था। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल लेवल के यूथ विंग के लीडर और बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल के साथ साथ दूसरे भी पोजीशन होल्ड करते हैं। आइए चलते हैं, और इंटरेस्टिंग बहुत रहने वाला है क्योंकि इनसे ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, बट आने वाले फ्यूचर में पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी उस पर भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका अक्षय भाई, बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। नहीं, धन्यवाद आपका जो आपने मेरे को बुलाया भाई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है ये। आज से पहले जब भी किया कोई मीडिया को बाइट ही दी है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट, और मैं एक्साइटेड भी हूँ और डर भी रहा हूँ कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कल पार्टी बोले बाय बाय। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। इवन मेरे भी मैंने भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, अभी शुरुआत ही हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी वो मेरे में भी वो चीज़ है, आपकी वाली फीलिंग में टोटली फील कर सकता हूँ आपको। तो पाजी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने ये सुना भी पढ़ा भी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था जी। तो उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए और इस लेवल तक पहुँचे, वो कैसे हुआ? मतलब ये करने वाला तो भगवान होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप ये अपने ऊपर लागू होता हुआ देखा है जी। क्योंकि मैं एक सुनाम शहर से आता हूँ। सुनाम पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट संगरूर में बहुत छोटा टाउन है, तो वहाँ से मैं आता हूँ। मेरी स्कूलिंग भी पंजाब में सुनाम में हुई। उसके बाद में मैं मस्तवाना कॉलेज में पढ़ा। जैसे मैं कॉलेज में गया तो धीरे धीरे मेरे कॉलेज के स्कूल के दिनों से ही मैं स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं मतलब मेडल ही जीतता था लगभग, मेरे पास हैं। जितने भी कंपटीशन होते थे उसके बीच में मैं हमेशा हर तरह की एक्टिविटी में रहता था। कोशिश करता, घर वालों की सपोर्ट थी, घर वाले कहते थे। मैं पढ़ाई थोड़ी कम करता था लेकिन शरारतें ज़्यादा करता था। अच्छा। ऐसे घर वाले कहते हैं। ओके। तो ऐसा होते होते चीज़ें चलती रहीं। स्कूल मेरा ख़त्म हुआ, मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट संगरूर सुनाम में आत्म वल्लभ जैन स्कूल, एक स्कूल था मेरा, जैन स्कूल था। ओके। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सारी जैन स्कूल से हुई। मेरा मतलब मेरी पहले उसका नाम लॉर्ड महावीरा था, एक जैन स्कूल में पढ़ा मैं। तो मेरे को बहुत सारे वहाँ से संस्कार मिले जैन स्कूल से। ऑल्दो मैं जैन नहीं हूँ, मैं बंसल हूँ, बट मैं जैन स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में फिर मेरा फर्स्ट ईयर जो हुआ वो मैं बीबीए किया मैंने। तो मैं मस्तवाना कॉलेज संगरूर के पास में है तो वहाँ पढ़ा। वो बिल्कुल ही समझो कि आप एक गांव के बीच का एक जगह है जहाँ के मस्तवाना गुरुद्वारा साहिब हैं। अच्छा। तो वहाँ पे 7 कॉलेजेस थे। तो अकाल डिग्री कॉलेज में मैंने अपना बीबीए का फर्स्ट ईयर किया। फिर मैं सेकंड ईयर में मुल्तानी मल मोदी कॉलेज पटियाला आया। तो फिर मेरा उसके बाद मैं वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो फिर मैं चंडीगढ़ में आया, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने डिप्लोमा इन फ्रेंच में एडमिशन लिया। अच्छा। तो ऐसे ही करते करते फिर मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की अपना। उसके बाद में एलएलबी मैंने किया, पार्टी के अंदर काम करता रहा। बस ऐसे ही चलती है। आपको याद है वो इंसिडेंट तो नहीं होगा, आपको याद है वो जब हम मिले थे? हाँ, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, बिल्कुल 2017 या 16 सारे की बात है वो। 2016 की बात थी, स्टूडेंट सेंटर की बात थी। और उन दिनों में मैं दिल्ली जाना ज़्यादा शुरू कर दिया था। चंडीगढ़ कम रहता था क्योंकि मैं जब पटियाला मोदी कॉलेज में था तब वहाँ पे एक हमारी पार्टी थी, पहलवान ग्रुप, SAP बोलते, सैप पार्टी, स्टूडेंट
स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब। तो उस पार्टी में पोस्ट होल्डर था। फिर मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो पुसू पार्टी का मैं चेयरमैन की पोस्ट थी मेरे पास। बाद में मैं ABVP के अंदर मेरे को चंडीगढ़ का वाइस प्रेसिडेंट लगाया पार्टी ने, मतलब ABVP में था जब स्टूडेंट विंग में काम करते थे। लेकिन उन दिनों में जब हम यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिव थे तो मैं पंजाब के अंदर भी बहुत सारे हर तरह के चुनाव में काम करता था। हमारे सुनाम से परमिंदर ढींडसा इलेक्शन लड़ते थे, वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उससे पहले PWD मिनिस्टर थे। तो उनको हमारी पार्टी का गठबंधन था अकाली BJP का, तो बहुत बढ़ चढ़ के काम करना, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो उनके साथ बहुत काम किया। फिर उसके बाद में जब क्रॉस स्टेट कहीं पे भी चुनाव होते हरियाणा में, सबसे पहले मैं स्टेट के बाहर हरियाणा में कहीं गया, तो वहाँ पे मैं उचाना में रहा, उचाना में काम किया। फिर उसके बाद दिल्ली में काम किया, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे फिर उसके बाद चुनाव होते रहे, हमने तो झोला टांगा और निकल गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब आप यूम आए वहाँ से पॉलिटिक्स में एंट्री हुई या उससे पहले ही कर चुके थे, और एंट्री हुई कैसे? मतलब आपके मन में पहले से था बचपन से, मतलब या बीच में कहीं कुछ? मैं इसको ये मानता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में तो कभी था ही नहीं। ओके। मैं तो समझूंगा कि जो जो सही लग रहा था वो कर रहे थे। ओके। अब जैसे स्कूल के अंदर थे कि सब स्टूडेंट्स हैं कि उनके लिए कोई बात करनी है, प्रिंसिपल से जाके बात करनी है या टीचर से बात करनी है, तो सब मेरे को धक्का दे के आगे कर देते थे। अब शायद मैं पागल था तो मेरे को लोग आगे कर देते थे, मैं चला जाता था। तो वैसी चीज़ें चलती चलती, जैसे मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। कॉलेज के अंदर कुछ हमारे जो पटियाला के अंदर में कॉलेज में कोई ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए लड़ाई की जाती है। तो ये तो जहाँ वो स्ट्रक्चर वहाँ पे है जहाँ पे इलेक्शंस लड़े जाते हैं। तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो फिर यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए लड़ना, कि जैसे कि हॉस्टल्स के लिए लड़ना, फीस बढ़ रही है, मेस की डाइट बढ़ रही है। मतलब आप समझो एक एक रुपये एक दिन। मेरे को एक किस्सा याद है कि एक बारी मेस की डाइट होती थी, पहले होती थी 28 रुपये की, एक टाइम की रोटी 28 रुपये की होती थी बच्चे की। जी। वैसे देखा जाए 28 रुपये कुछ नहीं होता। 28 रुपये में आपको 2 सब्जी, चावल, दही, रोटियां सब मिल रहा है, बुफे है वो 28 रुपये का। ठीक है, 29 रुपये उसका रेट कर दिया वाइस चांसलर ने, तो हम लोग धरने पे बैठ गए। 1 रुपया कैसे बढ़ा? 1 रुपया क्यों बढ़ा दिया कि ये बच्चे पैसे कहाँ से भरेंगे? मतलब मैं कहूँगा कि मैं ठीक परिवार से था, मेरे को नहीं था 1 रुपये का फ़र्क, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन महीने का हम सोचते थे कि महीने का 3 मील के हिसाब से 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया, साल का 1200 का फ़र्क पड़ गया। जो वहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का बच्चा आता है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे की पॉकेट के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। दूध का गिलास के ऊपर जैसे 1 रुपया बढ़ गया, ऐसे ऐसे करते छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को लोगों को, हर तरह के वर्ग को साथ में समझना, उनके लिए फिर राइट्स, स्टूडेंट एक्टिविज़म करना, धरने लगाना, वो सब किया हमने। तो बस वो करते 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 पता ही नहीं लगा कि कब हमें लोग नेता कहने लग गए। अच्छा। पहले हमें कोई कुछ कहता नहीं था, बाद में हमें हमारी पार्टी के नाम से लोग बनाने लग गए, फिर ये कहने लग गए कि ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। तो बहुत अच्छा भी लगता था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहलवाना एक बहुत अपने आप में गर्व की बात है स्टूडेंट टाइम में। तो वो करते थे। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ में थोड़ी मेरी जो सोच थी वो भाजपा के साथ में ज़्यादा मतलब मिलती थी, क्योंकि नेशन फर्स्ट की बात करते थे। तो नेशन फर्स्ट के हिसाब से क्या था कि राष्ट्र पहले, तो उस तरीके से पार्टी में जुड़े, पार्टी के लोगों से हमारा उठना बैठना रहा, तो काम करते रहे कुछ इस तरीके से फिर हम नेता बनते गए। तो जब आप यूनिवर्सिटी से निकले, यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से निकले और नेशनल लेवल की तरफ बीजेपी में एंटर हुए, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा? सबसे पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जब हम थे यहाँ पे, जब हम एक्टिविज्म करते थे, और पंजाब यूनिवर्सिटी से, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे नेता बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। हाँ, मैं ये बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा नेताओं का क्राइसिस हो गया। एक समय हम सुनते थे कि सुषमा स्वराज हम पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, राजीव प्रताप रूडी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, केंद्रीय मंत्री थे, रणदीप सुरजेवाला, सुखबीर बादल, बहुत बड़े बड़े लोग। ये एक टाइम था कि जो जितनी भी मेन लीडरशिप थी पंजाब हरियाणा की या नेशनल लेवल की, वो टोटली पंजाब यूनिवर्सिटी को ही समर्पित थी, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, इलेक्शंस होते थे। तो जब ये चीज़ें थी, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया उसके बाद ये चीज़ें बहुत कम होती डाइल्यूट होती गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण मेरे को ये लगता है कि हम लोगों को उस तरीके के मौके नहीं मिल रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो उस तरीके के मौके नहीं दे रही थी। पहले एक हम सुना करते, जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ,
कि ये यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट रहा है तो इसको एमएलए की टिकट तो मिलनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी को रहा है। तो अच्छा। क्योंकि उसका इतना दबदबा होता था और कनेक्टिविटी होती थी, 3 स्टेट्स के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी होती थी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और कहीं ना कहीं जम्मू में। तो ये चीज़ थी, लेकिन टाइम के साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब मैं देखता हूँ और ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे अब डे बाय डे, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए परसेंटेज ही बहुत चाहिए। अब बंदा नेतागिरी करेगा या अपनी अटेंडेंस पूरी करेगा, तो फिर राजनीति। पर वो चीज़ें भी तो मैनेज करनी ही पड़ती नहीं, वो चीज़ें हैं, पर आप एक चीज़ समझिए, अब जैसे एडमिशन लेनी है, एडमिशन लेने के लिए आपको 98-99% मार्क्स लेके आने हैं। तो जो 98-99% मार्क्स हैं वो 2 घंटे पढ़ के तो नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या वो एग्जाम वही से थोड़े पहले maintain पढ़ के करना तो नहीं आएंगे। उसके लिए प्रॉपर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो उस वजह से अब देखिए, अब जैसे अब लोग नेता कम बन रहे हैं इस यूनिवर्सिटियों से, अब लोग ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। अब देखिए जजेस बहुत निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। यूपीएससी में मेरे साथ के कितने लोग आज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हो गए। हमारे बीच के कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं पूछता हूँ भाई आजकल क्या कर रहा है, तो बोलता है भैया मैं जज बन गया। तो मैं एकदम से हैरान होता, जज, तू जज बन गया? द थिंग इज कि जो एजुकेशन करके लोग कहीं तो जा ही रहे हैं ना। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगा दी, हमारा था बॉर्डर कनेक्ट प्रोग्राम। ओके। बॉर्डर कनेक्ट प्रोग्राम के अंदर नेशनल टीम की ओर से मेरी ड्यूटी लग गई। मेरी होम स्टेट पंजाब है, बिल्कुल। तो मेरे को यहाँ पे फाजिलका भेज दिया। तो जब मैं फाजिलका गया, तो फाजिलका बॉर्डर कनेक्ट में हमने प्रोग्राम किया। सरहद के आजू बाजू जितने भी गांव हैं उनमें जनसंपर्क करना, उनसे पूछना कि मोदी जी के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, उनसे पूछना। तो उनका ये कहना था कि जी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई, यहाँ पे हॉस्पिटल्स आ गए, कि जैसे किसी को इलाज कराना था तो हम पीजीआई में आते थे, बठिंडा में एम्स खुल गया, और ऐसी बहुत सारी बुनियादी सहूलतें जो हमें मिली हैं, जैसे हर सिलेंडर देना, शौचालय, टॉयलेट्स देना जो सब लोगों के घर पे बने, बिल्कुल, उनके लिए 25,000 रुपये देना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए तक तकरीबन 4 करोड़ लोगों को ये पैसे मिल चुके हैं। उसमें ये नहीं पूछा गया कि तुम कौन सी जाति से हो, कौन सी पार्टी से हो, जो उस कैटेगरी में फॉल करता है उसको देना। और उसके अंदर एक और चीज़ बताता हूँ, उसके अंदर क्या था कि मेजॉरिटी लोगों को, उसके अंदर एक सरकार का प्रावधान था कि घर की महिला के नाम पे हम पैसे देंगे। उससे क्या हुआ, घर की महिलाओं को सशक्तिकरण किया, उनको ताकतवर बनाया। पहले क्या था, पहले बंदा जब घर पे देखते, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे किस्से आते थे कि घर पे उनका हस्बैंड उन बीवी को मारता है, दारू पीता है, ऐसा करता है। उसको बोलता था, मारता भी था, उसको बोलता था मेरे घर से बाहर हो जा, घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे किस्से होते थे। लेकिन आप समझो कि ये आंकड़े हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद में, कि हमारे देश के अंदर जब मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए हैं घर बनाने के लिए, जो कि एक फैक्ट, सच्चाई है, तो उसमें से 80% से ज़्यादा घर जो है महिलाओं के नाम पे हैं। तो अब उस घर की मालकिन महिला है, उस घर की मालकिन महिला है। अब घर वाला दारू पी के आए, कुछ करके आए, एक तो उससे बदतमीजी नहीं करता, और घर से निकाल भी नहीं सकता, घर से उसको घर से निकालने की धमकी देता। अगर धमकी देता वो बोलते तू बाहर हो, घर मेरे नाम पे है। कानून भी बिल्कुल उसकी सपोर्ट करता है। तो मैं आपको बता रहा था ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा एक प्रोग्राम था हमारा। तो मैं वहाँ पे बॉर्डर कनेक्ट प्रोग्राम में, हमें वहाँ पे जो बॉर्डर था, तो बॉर्डर पे जाना था। तो वहाँ पे जो शाम को रिट्रीट होती है, जैसे जलियांवाला बाग में होती है, वैसे ही वहाँ पे भी होती है। जलियांवाला बाग बोला, सॉरी, कौन सा बॉर्डर? अमृतसर आ गया अपना, बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर पे, बागा बॉर्डर है, वैसे ही एक वहाँ पे और बॉर्डर है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कोई बात नहीं, शायद हुसैने वाला बॉर्डर करके है। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन आगे ना चेयर्स लगी हुई थी। उस चेयर्स पे, यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ कि हमने क्या ज़िंदगी में देखा। तो वहाँ पे ना चेयर्स लगी हुई थी, हमें भी चेयर्स के साथ बिठा दिया। बस फ़र्क इतना था, ये चेयर थी, ये चेयर पे गद्दियाँ लगी हुई थी और इधर गद्दियाँ लगी हुई थी। अच्छा। हमें कहा कि आप इधर बैठ जाओ। हमने कहा जी इधर बैठ जाते, खाली तो पड़ी हैं। हाँ। मैंने ही बोल दिया ऐसे। वो जो वहाँ पे ऑफिसर थे जी, वो कहते जी यहाँ पे हमारे कोई डिग्निटरी आ रहे हैं, तो उनके बैठने के लिए। हमने बोला ठीक है यहाँ बैठ जाते हैं। हम बैठे, तो जब वो डिग्निटरी आके बैठ गए, तो एकदम से बाद में वो डिग्निटरी ये खड़ा होके, मैं झंडा लेके ऐसे कर रहा था। तो बहुत अपने आप में एक खुशी का माहौल होता है, प्राउड मोमेंट होता है कि सामने जिनको हमारे देश के सोल्जर्स खड़े हैं और सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। उस एरिया में तो वैसे ही बहुत मतलब नेशनलिज्म यहाँ से अंदर से आता है। तो मैं वहाँ पे जब बैठा, तो वो दोस्त आया मेरा खड़ा होके, जो मैंने एकदम से देखा, मैं नाम लेना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ बात। बिल्कुल। तो
वहाँ से दोस्त खड़ा होके आया, वो उसका नाम था लखवीर, ओके। मेरा दोस्त था लखवीर जी खानसिया। जी जी जी। तो एकदम से मैंने उसको देखा, वो मैं कहा लखवीर तू उरे के में हाँ, कहता अभी मेरा दोस्त वो जी जी। कहता ब्रदर मैं उरे जज लग्या होया। अच्छा। वाह। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੋਹਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा। हाँ, सो एक दोस्ती वाली बात बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी चीज़ें दी, तो मैं उससे मिला, बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई कि हमारे में से एक बंदा यहाँ पे आज किसी पोस्ट पे है, तो बड़ी गर्व की बात थी। तो ये यूनिवर्सिटियाँ चीज़ें देती हैं। ऐसे ही मैं वहाँ पे जो फाजिलका में बाद में प्रोग्राम कर रहा था, तो किसी ने कहा कि जी यहाँ पे जो SDM है 2020 बैच के लगे हैं। तो मैंने बोला क्या नाम है, कहते जी निकास किच्चड़ नाम है उनका। ओके। वो मेरा पुराना दोस्त था राजेंद्र नगर दिल्ली में। मैं तैयारी करने के लिए गया था किसी समय के लिए UPSC की, तो मैं वो बाई चांस कहाँ से? हाँ, मेरे को पता नहीं था, जी। तो उस भाई को फ़ोन किया, फिर उनके घर पे भी मैं मतलब मिलने के लिए गया ऐसी दोस्ती में। तो ये मतलब चीज़ें देती है यूनिवर्सिटी, एजुकेशन। बंदे को एजुकेशन हर किसी को करनी चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन करने से आपके पास में डेफिनेटली एक अलग तरह का आपके पास ऑडियंस होगी। और वो मैंने खुद से, ऐसी मेरे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं। हाँ, मैं खुद इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ। जब कोई मेरे से पूछता भी है ना, तो जी। मैं उनको ये बोलता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है, आपको वो करनी है। आप कम से कम एटलीस्ट +2 या अगर ग्रेजुएशन कर सकते हो तो और गुड है, पर ये करो, क्योंकि उसके बिना ना आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ की नहीं पता चलती। जी, आप बहुत कुछ मिस करते हो। मैं कह रहा हूँ भाई, अब मैं बहुत सारे किस्से बताता हूँ यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के। अब जैसे यूनिवर्सिटी में जो हमारे दोस्त बने, कॉलेज में जो हमारे दोस्त बने, स्कूल में जो दोस्त बने, आज हम कंट्री के अंदर पूरे कंट्री में प्रवास करता हूँ मैं। युवा मोर्चा, यूथ BJP, पहले मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम देखता था, अभी मैं पहले पार्टी ने हिमाचल का काम दिया, फिर गुजरात का काम दिया, अभी मध्य प्रदेश चुनाव का भी काम दिया हुआ था। अभी कल ही वोटिंग है वहाँ पे, कल ही आया वापस मैं, तो आज आपके पास पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जी। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, पार्टी संगठन के अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग दोस्त रहते हैं। वो दोस्त इसीलिए रहते हैं क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई यहाँ पढ़ने आया हुआ था, अपने घर वापस चला गया, बहुत खुशी मिलती है। हम याद करते हैं कि हम कब से इकट्ठे हैं। पर एक चीज़ बहुत अच्छी ये भी रहती है कि वो दोस्त आपको एक दोस्त के नज़र से देखता बस, है। वो वैसे नहीं होता कि अच्छा तू तो बहुत बड़ा हो गया, ये है वो होता है फैक्टर, लेकिन वो एक आपको रॉ बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन देता है मैं ना, बात आपको करता है। चंदन भाई, मैं आपको बताता हूँ, आप और मैं अपने आप को ही ले लें। जी 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 जी। हम एक दूसरे को 2016 में स्टूडेंट सेंटर पे मिले थे, बिल्कुल। ठीक है, हमारे दोस्त भी साथ में थे, जी ऐसे ही जी, मिले। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में सीधा हम आज मिल रहे हैं, हाँ 2023 16 नवंबर को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए 16 नवंबर, उसमें तब भी 16 नवंबर, तब 16 साल 16वां था, हाँ। आज 1.5 है। हाँ, तो ऐसा करके कुछ चीज़ें तो रहती links हैं बन ना। जाते हैं, जी। अगर हम आज मिल रहे हैं तो एक बंदे का कैरेक्टर भी होता है। और हार्डली मेरे ख्याल से हम 15-20 मिनट, वो भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट 10-15 मिनट बस के लिए हमने मिले थे। स्टूसी पे चाय पी थी, जी जी जी। वो मोना की चाय पी थी हाँ। हमने, मसाले वाली। मसाले वाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक ना आज के टाइम, अभी आपने भी बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ में है ये सारी चीज़ें कम हो रही है, पॉलिटिक्स वाला जो उनका एक फीवर है वो बहुत कम हो रहा है। कम होता जा रहा है। तो अब अगर यंगस्टर, एक तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का ये मानना, यंग जनरेशन का मानना, यार हमने पॉलिटिक्स करनी है, कई लोगों का ये होता है हमने करना है, कैसे करें? ठीक है, जब यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ बहुत डाउन हो गई है तो कोई पर्सन कैसे जा सकता है? और साथ में दूसरा ये भी आता है कि नहीं यार पॉलिटिक्स अच्छी नहीं, बहुत गंदी चीज़ है, मतलब बंदे को ना पूरा वो कर देती है, खराब कर देती है। देखो, लोगों के बीच में ना सिर्फ एक ये परसेप्शन है कि भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो शायद अच्छे नहीं होते। जैसे मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, तो मैं इतने सालों से मैं पॉलिटिक्स ही करने लग गया, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, इतने सालों से पार्टी ने कुछ ना कुछ जिम्मेवारियाँ दी। भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमने ये सुना, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे थोड़ी बुरे सारे होते नहीं, हैं, हाँ। कोई 5-10% बुरे होते हैं। बिल्कुल। मैंने कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, मैं स्टेट में भी देखा, मतलब मैं नेशनल लेवल पे भी देखता हूँ। जितने भी आप बड़े से बड़े ऑफिसर को मिलो, बड़े से बड़े पुलिस वाले को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वालों के लिए लोग ऐसे बदनाम करते हैं, इतने हम्बल होते हैं, इतने हम्बल कि मतलब आप उनको कोई काम बोलो और क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। और नेगेटिविटी बहुत तेज भागती है ना, हाँ। इसी वजह से वो चीज़ बहुत हाई बस चल जाती है। नेगेटिविटी ऐसी है, अब आपकी और मतलब मेरे बारे में कोई बुरी बात होगी वो एकदम से शूट करेगी, जी। और कोई अच्छी बात होगी उसके बारे में तो बस मैटर ऑफ क्लिक है, या वो शूट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मैटर ऑफ क्लिक है। मैंने एक चीज़ देखा, जो बंदा जितना ऊपर होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बंदा होता है, तभी वो ऊपर है। अगर वो हेल्पफुल और अच्छा आदमी नहीं रहा होगा तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता, बिल्कुल। कोई भी बंदा है। आज मैं तो एक काम से परिवार से हूँ, मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, हम तो काम ही कर रहे हैं पार्टी का। पर मेरे को लगता है कि हमें तो कोई रात को 2 बजे फ़ोन कर ले, हम तो उसका फ़ोन भी उठाते हैं। कभी भी मतलब मेरे को कभी लगा नहीं मैं कुछ हूँ,
वैसे मैं हूँ भी कुछ नहीं, पर कभी लगा भी नहीं मैं कुछ हूँ। नहीं, अभी बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया। क्या फैमिली ने कभी इस चीज़ को लेके कहा नहीं, कहाँ पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं, ले ली? फैमिली ने तो भाई साहब कभी ज़िंदगी में सपोर्ट की ही नहीं थी। फैमिली ने तो जब पता लगा था मेरे फादर को, एक बारी की बात है, ये आज मैं इस पे बोल रहा हूँ तो ये कभी ना कभी शायद घर वाले भी सुनेंगे। तो मैं बिहार में इलेक्शंस थे, ओके। तो मेरी ड्यूटी लग गई बिहार में। बिहार से पटना से आगे था अरवल। अरवल एक विधानसभा थी, 125 किलोमीटर दूर थी वहाँ से। बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा गांव देहात का एरिया, बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया। तो वहाँ पे चितरंजन कुमार एमएलए लड़ रहे थे, पहले एमएलए थे, तो मेरी ड्यूटी लगी वहाँ पे। मैं वहाँ गया, तो मैं जब पटना उतरा, पटना से ऐसा नहीं था कि उनकी रोड कनेक्टिविटी चंडीगढ़ से संगरूर की तरह है। वहाँ से पटना उतरा मैं। पटना उतरने के बाद में गाड़ी में बैठ के वहाँ जा रहा हूँ, इतने इतने बड़े टोए थे वहाँ पे 2015 में, कि मतलब वैगनार गाड़ी में जा रहा था मैं, कि गाड़ी खड़ी करके सोचना पड़ता था कि अब टपाएं कैसे, मतलब इसको क्रॉस कैसे करें। तो गाड़ी में उन्होंने रखा हुआ था, वो क्या कहते हैं, वो रखे हुए थे अपने पत्थर भी रखे हुए थे कि वो रख के, ईंटें रखी हुई थी कि उसके ऊपर क्रॉस करते थे। तो जी मेरे घर वालों को 2-3 दिन तो नहीं पता लगा कि मैं पटना पहुंच गया। मैंने कोई पोस्ट वोस्ट कहीं पे की नहीं। मैं काम करने गया था पार्टी का। तो मेरे फादर का आ गया फ़ोन, उनको पता लग गया कि ये वहाँ पे गया है। क्योंकि क्या हुआ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, उन्होंने फ़ोन मिलाया तो वो पीछे जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है हिंदी में बोल रहे थे, जो तो उनको पता चल गया, तो उनको लगा कि ये किसी और स्टेट में है। तो मैं जब वहाँ पे, उन्होंने मेरे को कहा कि अगर तू रात तक घर नहीं पहुँचा तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को डरा दिया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो आप समझो कि मैं 3 दिन के बाद मैं सीधा पटना, पहले तो पटना पहुंचा। पटना से मैं टिकट मतलब बाय एयर फ्लाई करके मैं दिल्ली गया। फिर दिल्ली से मैं ट्रेन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के हमारे जाती थी सराय रोहिल्ला। सराय रोहिल्ला बैठ के मैं सुनाम गया। मैं जब वहाँ पे जाके गया, पहले उन्होंने 10-15 मिनट गुस्सा किया, फिर उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है घर पे रहो। फिर मैंने अगले दिन उनको शाम को पूछा, मैं क्या ये, हाँ जी अब करना क्या है? बस कहते घर पे रहो। अच्छा, बस घर पे रहो। मैं कहीं घर पे रहो, मेरे को बुलाया क्यों, बता तो दो कि ऐसी क्या इमरजेंसी होगी कि आपने मेरे को बुलाया। बस जी घर पे रहो, हमें नहीं है ऐसा कुछ करना। तो आप समझो कि उस तरह की परिस्थितियाँ को हम देख देख के, कर करके, फेस कर करके, जिससे घर पे सपोर्ट नहीं है पॉलिटिक्स को लेके, घर पे सपोर्ट नहीं है तब। तो फिर उसके बाद में सपोर्ट नहीं थी, मतलब लोग भी यही कहते थे कि ये बंदा अपने आप ये ख़राब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली इसने। इस चीज़ से ना मैं भी आपके बहुत रिलेट कर सकता हूँ, रिलेट करता भी हूँ, कर सकता नहीं हूँ, करता हूँ। बिकॉज जब मैंने भी इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट किया था तो एक छोटा सा किस्सा है, ये मुझे याद आ रहा है। मैंने इनिशियल स्टेज पे कॉलेज में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी जी। तो कॉलेज के साथ साथ मैं कहा यार कॉलेज में तो कुछ बनना नहीं है, ऐसा भी पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल के लिए या कुछ सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ से कुछ इनकम हो रही थी। इनकम होने के बाद मैंने उस टाइम R15 बाइक आई थी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैंने उसकी बुकिंग कराई। बुकिंग कराने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, और खुद के पैसों से मैं एक FZ भी आती थी। हाँ, उस टाइम FZ भी आती थी। तो R15 की बुकिंग कराई, बुकिंग स्लिप मिली, मैं घर गया, मैंने वो स्लिप बुकिंग की पापा को पकड़ाई। उन्होंने वो मेरे मुंह पे मार दी। अच्छा, कि टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा। तो बहुत मतलब अंदर से ना बहुत फील हुआ। मैंने कहा यार घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने आप अंदर से ही हिम्मत जुटाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, दोनों चीज़ें करूँगा मैं, पढ़ाई भी कर लूँगा, इसको मैनेज करूँगा, बट मेरे को करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी है। तो एक ये छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मेरे को बहुत फील भी हुआ। मेरे साथ तो बहुत हुआ। एक बार मैं पटियाला मोदी कॉलेज पढ़ता था, तो वहाँ पे जब कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट के पोस्टर लगे थे पार्टी की तरफ से, तो वो शहर में सब जगह पे चिपकाए नहीं थे दीवारों पे। मेरे शहर के किसी बंदे ने, तब व्हाट्सएप जैसा कोई टाइम नहीं था कि फ़ोटो खींची और व्हाट्सएप पे एकदम से टन से पहुँच गई, तब ऐसा कुछ नहीं था। तब किसी ने हमारा पोस्टर देख लिया, मेरे घर वालों को जाके उन्होंने बताया, मेरे घर वालों ने मेरे को घर पे बुलाया, फिर मेरे पापा ने मेरे को सेट किया उन्होंने कि तेरे को बताते हैं राजनीति होती क्या है, ये क्या कर रहा है तू, टाइम पास ये। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ किया ऐसा, मतलब एक दिन की जर्नी नहीं है ये। यहाँ पे आज नेशनल टीम के अंदर काम करने का मौका मिला तो बहुत मतलब नीचे से आए, घिस घिस के आए हैं। प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद ही प्रूफ तो आपको हर स्टेप पे करना ही पड़ेगा, हर स्टेप पे प्रूव करना है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ आपको प्लेट में मिल गई। अच्छा, प्लेट में कोई चीज़ मिल सकती है, वो सिर्फ एक बार मिलेगी। जैसे मैं नेशनल टीम में दूसरी टर्म से काम कर रहा हूँ, आप समझिए, पहली टर्म थी उसमें, अब दूसरी टर्म है मेरी नेशनल टीम में। पूरे देश के 60 लोग हैं, ठीक है। JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तेजस्वी सूर्या जी हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं।
तो बहुत ही बड़ी स्क्रूटनी होती है, बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं। उसके बाद में अगर हम टीम में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी मैं शायद कोई काम ठीक कर रहे होंगे तभी उन्होंने तो अप्रिशिएट किया। अब तो सपोर्ट मिलता ही होगा घर से। अब हाँ, उम्र भी बड़ी, अब तो हाँ। एज बड़ी हो गई। उसके बाद पार्टी में भी रिकग्नाइजेशन मिली, बहुत तो उसके बाद में फिर घर वालों को अब ठीक है, पहले नहीं ठीक था। पहले नहीं पहले हाँ, तो बाद भाई में तो सपोर्ट मिला मेरे को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो मिला, बट जो हम इनिशियल स्टेज पे भाई वो जो हम पहले सुनते थे ना कि हमें तो पता ही था, हाँ, तो ये अब तो वैसा होता है कि हमें तो हाँ, पता ही हमें तो था पता कि ही था इसे कि ऐसा कर करना लेगा। है। हाँ। हाँ, तो पॉइंट अगेन फिर से वही आ गया कि किसी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी करे कैसे, देखो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना बहुत आसान है। क्योंकि लोग बोलते हैं सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना है। अब सिस्टम बदलने के लिए खुद को आना भी पड़ता है, अब बिल्कुल। करे कैसे? देखो आमतौर पे जिसको पॉलिटिक्स में आना है, सबसे पहले तो वो अपने एरिया के, जहाँ पे भी वो जॉब करता है, जहाँ पे वो स्टडी करता है, वहाँ पे जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए, उसके लिए खुद से आवाज़ उठाए। जब वो आवाज़ उठाएगा तब लोगों की नज़र में आएगा, जब वो नज़र में आएगा तो उसको ऑटोमेटिक वो नेता बनेगा। नेता बनना प्रोसेस एक दिन का नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोई बंदा चोर बना, वो एक दिन में नहीं बना, उसने चोरियाँ करते 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 उसका एक हो जाता है कि भाई ये तो बंदा चोर है, ठग गया, फ्रॉड है। ऐसी नेता है। नेता बनने के लिए एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अनस्टॉपेबल जॉब। आपको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, देन पीपल विल थिंक अबाउट यू। उसके बाद फिर थिंक करते 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 मैं सोचता है कि ये किस लेवल की पॉलिटिक्स करता है, क्या करता है, ये खाली बस नेताओं के पीछे घूमता घूमता ही है या कोई काम भी करता है। यहाँ पे आप नेता ऐसे भी हैं यहाँ पे जो सिर्फ नेताओं के पीछे घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक बंदे के घर से निकले, दूसरे के घर, तीसरे घर, चौथे घर, फोटो खिंचाई, आजकल सोशल मीडिया पे डाली, दैट्स इट। शायद मेरे को भी कभी ऐसा सोचता। हमारे तो पार्टी ने हमें काम दिया, 7 साल से नेशनल टीम में काम कर रहा हूँ। मेरे को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में वाइस प्रेसिडेंट बनाया, एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजभाषा समिति का मेंबर बनाया। कंट्री के 7 ही लोग हैं उसमें, नॉन ऑफिशियल मेंबर, पूरी कंट्री से 7 लोग हैं उसके अंदर। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं एडवाइज़र हूँ। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बार काउंसिल का मैं कोऑप्टेड मेंबर हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेवारियां मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। तो परफॉर्म कर रहे हैं तभी है, नहीं तो मेरी जगह लेने वाले हज़ारों ही हैं यहाँ पे बैठे जो। तो आप, मैंने देखा है कि मोदी जी से भी मिले हैं, ठीक है, अमित शाह से भी मिले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। जब आप उनसे मिलते हैं क्या फील होता है, कैसा लगता है? मतलब हम देखते हैं ना, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से, तो अचीवमेंट तो आपके लिए, पर फील कैसा होता है? वैसे नॉर्मली लगता है मेरे को, कोई ऐसा फील जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो उनके साथ पार्टी में वो भी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम भी पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में सम्मान से रहते हैं। सब हमारे एक पद्धति है पार्टी के अंदर कि जैसे पैरी हाथ नहीं लगाना, ऐसा बोला मतलब ऐसा कहा जाता है। बड़ा है छोटा उसको भाई साहब कह के या बहन जी कह के ही बात करनी है, बड़ा या छोटा। अब मतलब एक बार की बात है, बहुत अमित शाह जी से मिला मैं, तो उन्होंने, जब मैं उनसे मिला, हमारे राष्ट्रीय टीम में था मैं, तो पूनम महाजन जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तब जैसे पूनम जी ने मेरे को इंट्रोडक्शन करवाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो एमपी भी हैं अभी भी बेंगलोर से, तो इंट्रोडक्शन कराया। तो उन्होंने, जैसे अमित जी ने मेरे को बोला, अमित शाह जी ने, कि अक्षय भाई कैसे हैं, मतलब उन्होंने मेरा नाम बताया, उन्होंने बोला अक्षय भाई कैसे हैं। तो वो इतने बड़े आदमी, मतलब जिनको आज पूरा देश नहीं वर्ल्ड जानता है और देश को चला वो रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को ऐसा बोलते हैं। ये हमारे संस्कार हैं पार्टी के कि यहाँ सबको सम्मान दिया जाता है, तो सम्मान की दृष्टि से मिलते हैं, हम काम करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं और हमारे नेता हैं, इसलिए हमारे को गर्व भी है कि हम उनके गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ना सिर्फ इंडिया में बहुत जगह गए हैं, ठीक है, आप बाहर भी बहुत जगह गए हैं। जी। तो रिसेंटली आप ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी और जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे गवर्नमेंट का या मोदी जी का कह लीजिए, इंडिया का बाहर क्या एक प्रभाव है, या लोग क्या सोचते हैं आज? देखो मैं बहुत देशों में गया, तो मैं एक कॉनराड एडेन्युअर शिफ्टंग जर्मन थिंक टैंक है, उसमें मैं 9th बैच में, 9th मॉड्यूल में मैंने एक डिप्लोमा किया 2 साल का। उसमें मेरे को वेरियस 12 कंट्रियों में जाने का मौका मिला। वैसे हमारी 4 कंट्रियाँ होती हैं, लेकिन एडिशनल घूमा भी हमारी एलुमनी मीट्स मलेशिया वगैरह में। तो जर्मनी भी गया, सार्क कंट्रीज़ में छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, ये सिंगापुर, मलेशिया, हांगकॉन्ग, ये सब जगह पे हमारे मॉड्यूल। तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जितने भी नेता, जो वहाँ पे यंग नेता, यंग लीडर्स हैं उन कंट्रीज़ के, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो वहाँ पे आते हैं। तो उनके साथ में डायलॉग होता है, इंटरनेशनल डायस्पोरा समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मेरे को वहाँ पे सिडनी में मोदी जी ने आना था 23 मई को,
तो मैं उसमें भी था, अरीना में, जो वहाँ पे मोदी जी का इवेंट था। तो मतलब देश के बाहर वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मैं अपने देश के नेता को वहाँ पे किसी और देश में देख रहा था। तो 20,000 की कैपेसिटी का वो अरीना था। ओके, ठीक है। तो अरीना 20,000 की कैपेसिटी का था, और वहाँ पे मतलब आप समझो कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल, वहाँ पे 20,000 की कैपेसिटी का और मतलब ऑडिटोरियम, और एक भी चेयर खाली नहीं, और लोग कह रहे हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए मतलब बैठने के लिए यहाँ पे सीट मिल जाए, तो सीट भी नहीं थी। और आप समझो कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने वहाँ पे जो चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें नोट की, वो जो प्रोग्राम था वो सिडनी में था। वहाँ पे लोग मेलबर्न से भी आ रखे थे, एडिलेड से, ब्रिस्बेन से, गोल्ड कोस्ट से, पर्थ से भी आ रखे थे। आप समझो पूरे कि ऑस्ट्रेलिया से लोग आए। लोग वहाँ पे अपनी खुद की जहाज़ की टिकटें करवा के आए, स्पेशली उन्होंने मोदी प्लेन करके कराया, टिकटें करवा के आए। वो सिडनी में आए, उन्होंने महंगे होटलों में भी रहे होंगे, वो अपना 2-3 दिन वहाँ पे रहे। आप समझो कि हर बंदा मतलब इंडिया के हिसाब से 2-3 लाख रुपए खर्च के सिर्फ और सिर्फ क्या, मोदी जी को अपनी आंखों से देखना है और उनको सुनना है। देखने को तो टीवी पे भी दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आजकल तो चीज़ें कितनी आसान है। आजकल तो कोई भी इवेंट होता है वो साथ के साथ लाइव चलता है, फोन पे आ जाता है। किसी को पैसे दे के नहीं बुलाए, क्योंकि वो बंदा बोलता है कि जी आज मोदी जी की यहाँ पे एक तरीके की रैली है और यहाँ पे लोगों को पैसे दे के बुलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से आए और हर कम्युनिटी के लोग आए। पंजाबी भी भर भर के थे, गुजराती, मराठी, हर कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं पूरे कंट्री के, उत्तराखंड, सब लोग वहाँ पे भर भर के आए, और लोगों के अंदर क्रेज़ था। और उन सब का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ जो मैंने फ़ील किया। वो कहते हैं कि 2015 से पहले हम लोगों की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, हमारा कोई सम्मान नहीं था, कोई हमारे इंडियन के ऊपर कोई अटैक हो जाता था या कुछ हो जाता था तो हम लोगों की कोई सुनवाई ज़्यादा नहीं थी। जब से हमारे देश का नेता मोदी जी जैसा बंदा बना है, जिसको वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, आप समझो कि वैक्सीन के बीच में पूरे वर्ल्ड में उनको वैक्सीन उन्होंने दिया, हमने वैक्सीन बनाई, दूसरे देशों को भी दी, अपन लोगों को तो लगाई, दूसरे देश में भी लगाई। ठीक है, आपने देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सब जगह भेजा उन्होंने। उसके बाद में आप देखो कि बड़े बड़े नेता उनसे एडवाइस मांगते हैं। जो उनके देश का प्रधानमंत्री था वो वहाँ से स्टेज से बोल रहा है कि मोदी इज़ द बॉस। शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल। और वो पप्पा गुइनी के जो राष्ट्रपति थे वो उनके पैर हाथ लगा रहे हैं। वो पहले पप्पा गुइनी गए थे, वहीं से फिर वो सिडनी में आए थे 2 दिन के लिए। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे कि इस तरीके का लोगों के अंदर जो क्रेज़, लोग पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, सारे सब पढ़े लिखे भी हैं और सब फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं। किसी को कोई ये भी नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान की कोई लड़ाई है। अगर वो जेन्युइनली काम कर रहे हैं तभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझने की बात है कि देश का जो मतलब सम्मान है पूरे वर्ल्ड लेवल पे किस लेवल से, किस तेज़ी से बढ़ रहा है। आज लोग भारत का वीज़ा लगाने के लिए मरते हैं। पहले लोग जाते थे कि जी हम भारत में नहीं जाना, मतलब इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, पीपल थिंक, ऐसा था पहले। लेकिन अब लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे अरबों की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं देश के अंदर, नए नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, रोड कनेक्टिविटी देखिए, दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है, टोटली चेंज हो गया। आप देखिए कि हर देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका में गए, व्हाइट हाउस के बीच में, जहाँ पे वो आज से 30 साल पहले व्हाइट हाउस के गेट पे खड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, हम सब ने वो देखा। उसी व्हाइट हाउस के अंदर उनके लिए डिनर होस्ट हो रहा है, और कर कौन रहा है? जो मतलब वर्ल्ड पावर है, अमेरिका। तो ये हमारी एक, जिसको बोलते हैं हमारी वर्थ, हमारी औकात बढ़ी है। औकात बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी जी ने किया। अगले साल इलेक्शन है जी 2024 में, अभी सब जगह चल रहा है आएगा तो मोदी ही जी। बट क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं 2019 से कम वोट होंगे? मेरे को कई बार ऐसी चीज़ें फील होती है। मैं पर्सनली आएगा तो मोदी ही, मेरे को भी इस चीज़ पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मोदी जी ही आएंगे, बट वोटिंग परसेंटेज पहले से कहीं ना कहीं कम होगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हर 5 साल के बाद 3-4 करोड़ वोटर नए बन जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि 18 साल लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो 3-4 करोड़ जो नए यूथ बनता है। तो आप एक चीज़ समझो, जो यूथ है, आप किसी से भी खड़े करके बात पूछो तो वो कहते हैं कि यार हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी जैसा हो। क्योंकि वो एक बहुत समझदार, सूझवान आदमी है जो देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। या स्टार्टअप्स की बात देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंट्री के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप चल रहा है हमारे देश के अंदर।
हमारे देश के अंदर 125 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गए हैं पिछले कुछ महीनों के, कुछ 2-3 साल के अंदर। यूनिकॉर्न देखो 10,000 करोड़ का वाइट में एक आदमी अपने स्टार्टअप से हुआ है। बिल्कुल, वो खुद तो यूनिकॉर्न बना ही है, उसके साथ में कई हजार बंदे को भी नौकरी मिलती है। कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पे चलते जा रहे हैं, रोज कितने स्टार्टअप रोज बनते हैं और सक्सेस हो रहे हैं। सिंगल विंडो उनकी क्लियरेंसेज हो रही हैं, किसी तरीके की कोई करप्शन नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल बायस्ड हैं। 2014 जब कांग्रेस की सरकार गई तब तक हमारे देश का जो रेवेन्यू था, जो हमारा रेवेन्यू होता जो टैक्स से आता था, 6.38% था। मतलब हमारी आबादी का 6.38% था। जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, ये सब करने के बाद में आज हमारा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 13% हो गया है। हमारी जो गवर्नमेंट की जो हमारी इनकम थी वो डबल हो गई है। देश आज़ाद होने के बाद हम 70 साल में 6.38% पे थे, लेकिन मोदी के आने के बाद, जिसको बोले मोदी जी के आने के बाद में 9 साल के अंदर हमारी जो आमदन है वो डबल हो गई है। सब तो आप समझो ना 13%। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक प्लस पॉइंट भी है कि अपोजिशन में कोई ऐसा नेता ही नहीं है? नहीं, वो सबसे बड़ा पॉइंट नहीं, अपोजिशन में नेता ही नेता है, पर अभी बेसिकली क्या है, हम काम ही इतना कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। पहले जब मुद्दों की बात करते थे, 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, कोलगेट, बोफोर्स, ऑगस्टा डील, फेस नहीं है किसी के पास अपोजिशन। नहीं, वो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। नहीं, वो इसलिए लड़ते हैं। आप एक चीज़ समझिए, हमारी बीजेपी पार्टी के अंदर गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, बिल्कुल, ठीक है जी। इलेक्शन से कुछ महीने पहले पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से मतलब चेंज किया। उनको तो किया ही किया, सारी कैबिनेट को चेंज किया। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने कि रिवॉल्ट किया हो, जिसने पार्टी का विरोध किया हो। आज विजय रूपानी जी हमारे पंजाब के प्रभारी हैं जी, और वो यहाँ पे संगठन का काम कर रहे हैं। मतलब 1% मन के अंदर ये नहीं है कि मैं कल मुख्यमंत्री था और आज मैं किसी स्टेट का मैं एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो हमारी पार्टी के अंदर ये चीज़, आप इससे पहले कितनी और एग्जांपल्स बहुत सारी हैं कि आप देखिए कि बड़े मन की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो उनको संगठन का विस्तार करना, संगठन बढ़ाना था, तो महाराष्ट्र के आज वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, एक रैंक नीचे है। लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से जो आए थे कि उनको ये ना लगे कि हम उनको सम्मान नहीं दे रहे या हम उनसे किसी तरीके से अलग हैं, उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर पार्टी के लिए काम करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कुर्सी मेरे पास हो। तो पंजाब की पॉलिटिक्स से बात करते हैं। अब हम पंजाब में बैठे हैं और पंजाब में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंज हुआ। आम आदमी पार्टी आई, जब जो वो बोल के आई और जो अब चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको लगता है? और क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी रिपीट होगी? देखो, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जब आने से पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। कहीं ना कहीं उनकी बातें हर बंदे को प्रभावित करती थी, चाहे मैं किसी भी पार्टी का हूँ। कुछ बातें उनकी ऐसी थी जो हर बंदा सुनना तो चाहता था कि ये जो कह रहे हैं। और जैसे कह रहे थे वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, वीआईपी कल्चर, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हम लेते हैं उसको हम नहीं लेंगे, बड़े बड़े जो कॉन्वॉय चलते हैं हम उसमें हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम बिल्कुल एक साधारण पॉलिटिशियन की तरह काम करेंगे, जैसे फॉरेन के बीच में होता है। जैसे मैं फॉरेन में कई कंट्रीज़ में गया तो मैं एक किस्सा बताता हूँ। तो मैं जर्मनी में था जी। तो जर्मनी के अंदर मैं जब गया तो एक ग्रॉसरी स्टोर में मैं सामान लेने के लिए गया हुआ था। तो बर्लिन के अंदर, बर्लिन एक सिटी है वहाँ की, तो उनके देश की जो राष्ट्रपति है उस समय की थी, एंजेला मर्केल वहाँ की राष्ट्रपति थी। तो वहाँ पे वो भी सामान लेने के लिए आई हुई थी और उसके साथ में 4 ही सिक्योरिटी वाले थे। मतलब वो जो उसको बस ऐसे गार्ड कर रहे थे। कोई इस तरीके का ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम से कि देश की राष्ट्रपति आ गई कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे जैम पैक हो गया, सबको बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसा नहीं था। मतलब एक अपनी पर्सनल लाइफ भी वो आराम से जी रही, पर्सनल लाइफ वो एंजॉय कर रही थी। और वहाँ पे वो एंजॉय कहूँगा या वो अपने घर के लिए ग्रॉसरी ले रही थी, जो भी था, एक जैसे एक आम महिला लेती है। कोविड के बीच में मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की लेडी थी, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, लेकिन वहाँ पे वेटिंग थी तो उसको बाहर वेट करना पड़ा। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी बातें करके भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी ने सबको लुभाया और कहा कि इस तरीके का जो बाहर के देशों का कल्चर है, यहाँ पे वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे। हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेंगे। जो सरकार है वो चंडीगढ़ से नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियों से चलेगी। मतलब वो दूरी से लड़ते हैं वो। वैसे हमारे सुनाम जहाँ से मैं हूँ उसके साथ जगेपल पिंड है, वहाँ से है वो। तो उन्होंने कहा कि जैसे सरकार हमारे नीचे से चलेगी।
तो मैं तो देख रहा हूँ कि जब से सरकार बनी है वो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉय में चलते हैं। हमारे पंजाब की सिक्योरिटी दिल्ली में उनके चीफ मिनिस्टर को गार्ड करने के लिए चले गए हैं कब से, पंजाब के 200 कमांडो। अभी रिसेंटली उनके एक MLA थे, उनको भी देखा सिक्योरिटी दी गई है। और सिक्योरिटी सबको, अभी पिछले दिनों पहले जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं राघव चड्ढा, उनकी शादी थी उदयपुर में, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो वहाँ वेडिंग का जो कमरा है वही 4-5 लाख रुपए का कमरा है। तो वहाँ पे वो, अगर वो इतने ही आम होते तो 5-5 लाख के कमरे ना दे पाते। और वहाँ पे पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो सबको गार्ड कर रही थी। ये सब ने वीडियोस देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, आपने भी देखी होगी, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीडिया में हर जगह चला। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कहीं से आम आदमी पार्टी है। वो आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की बात करती थी, अभी ये मतलब खास आदमी पार्टी हो चुकी है ये। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर से मेरे को सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट याद आता था। हाँ, वो रोका जा सकता था, वो बिल्कुल रोका जा सकता था। मेरा ऐसा कहना है कि उन्होंने उनकी सिक्योरिटी कम की, पता नहीं क्यों की, मेरे को नहीं पता। लेकिन सिक्योरिटी कम करने के बाद में आपको ये लिस्ट जनतक करने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने उसकी सिक्योरिटी कम कर दी। उससे जो उसके दुश्मन थे वो एकदम से एक्टिव हो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और हमने देखा कि उसका नुकसान हमें देखने को मिल ही रहा है। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो वो भी अच्छा कर रहे होंगे? हर पार्टी ये बोलती है कि दूसरी पार्टी कुछ अच्छा नहीं करी, कुछ चीज़ें तो कोई ना कोई हर पार्टी अच्छा भी करती ही है। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे मन में कई बार आता भी है कि हम 70 साल वाला पॉइंट कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश में, उन्होंने ये किया वो किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उन्होंने बनाई है जिसको हम फॉलो अप करके आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, अच्छा किया ना उन्होंने। जो पंजाब की स्कीमें है उसके बोर्ड महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, ये अच्छा किया। जो एडवर्टीजमेंट का बजट था वो अगर पहले मान लो 10 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया, अच्छा किया उन्होंने। तो ये मतलब ये अच्छा ही कहेंगे कि काम कम हो रहा है, प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ हो रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना कोई नौकरियां मेरे को देखने को आई हैं, ना मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें। हाँ, योजनाएं वो बोल बोल के चले जाते हैं, लेकिन लागू कितनी, इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है वो मेरे को कम दिख रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हम देखते हैं कि कितने लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। अभी कुछ ही टाइम, एक आध दिन पहले कोई मोगा का इंसिडेंट था, सन्यारा, एक ज्वेलर के वहाँ जाके गोली मार दी जाती है। ऐसे कितने इंसिडेंट देखे मैंने कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लोगों के बीच में से, क्राइम करने वालों के बीच में से डर भय खत्म हो गया है कि सरकार नाम की भी कोई चीज़ है। तो ये हुआ है, ये चेंज हुआ है, परिवर्तन आया आम आदमी पार्टी के आने से। कांग्रेस वापस आएगी कभी या फिर धीरे धीरे जा ही रही है? वैसे तो कुछ स्टेट्स उन्होंने जीते हैं, बट लगता है कि कांग्रेस कुछ वापस उसी मोड़ पे वापस पहुंचेगी जहां वो पहले थी कभी? देखो, कांग्रेस पार्टी एक, जब तक परिवारवाद से नहीं निकलती तब तक इसका आगे बढ़ना मेरे को तो नामुमकिन लगता है। और ये उस चीज़ से निकल नहीं सकते। इनके अंदर जब तक वो चीज़ है ना कि मतलब गांधी परिवार, तब तक, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक इनकी पार्टी का आगे ग्रो करना मुश्किल है। आप इनकी पार्टी के जितने भी नेता देखिए, हमारे असम के हेमंत बिस्व शर्मा है, आज हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया असम का। ज्योतिरादित्य सिंधिया है हमारा मध्य प्रदेश में, उनको हमने केंद्र में मंत्री बनाया। और भी कितने ही नेता हैं लोग इनकी पार्टी के। जितिन प्रसाद इनके पार्टी के बड़े नेता थे यूपी से। ये राहुल की सारी कोर टीम मानी जाती थी। ठीक है जी, जितिन प्रसाद को यूपी में मंत्री हैं आज। एक हमारे और थे RN सिंह थे छत्तीसगढ़ से, वो भी इनकी पार्टी छोड़ गए थे। और भी बहुत सारे नेता, बहुत सारे अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर उनको, मुझे जो पर्सनल लेवल फील होता है कि उनको आगे या तो लाया नहीं जा रहा या आने नहीं दे रहे, या पता नहीं क्या चल रहा है। क्योंकि नहीं, आप इनकी पार्टी के सबसे स्टॉलवर्ट लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद। सबसे बड़े नेताओं, सबसे बड़े नेताओं में से नेता थे। मैं जब से पैदा हुआ उनको सुनता आ रहा था मैं। तो ऐसा क्या होगा कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई, उनको अपनी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई? आप सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े नेता कि जो इनकी पार्टी के मतलब फाउंडर मेंबरों में से एक हैं, आज वो पार्टी छोड़ गए हैं। ऐसा क्या हो गया? अभी रिसेंटली हमारे AK एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे केरला से, चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा अनिल एंटनी, वो भी पार्टी में आ गए हमारी में थोड़े टाइम पहले। तो ऐसा क्या हो गया कि सबका ही मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से? ऐसा हो क्या गया? कुछ तो गलत हुआ होगा। सुनील जाखड़ हमारी पार्टी की, मैं पंजाब की बात करूँगा, बलराम जी दास जाखड़ के मतलब बेटे, इतनी बड़ी लेगेसी, मतलब बहुत ही लर्नड पर्सनैलिटी, जो मतलब जिनको पूरा पंजाब नहीं पूरी दुनिया सुनती है। आज वो हमारी पार्टी BJP के स्टेट प्रेसिडेंट है। ऐसा क्या होगा कि सारी छोड़ रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह
जो बहुत इनकी बड़ी चीज़। ठीक है, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। क्यों? कारण क्या है? ऐसा क्या होगा कांग्रेस पार्टी में जो इनकी पार्टी के सारे लोग ही मतलब पीछा छुड़ा भाग रहे हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी स्टडी करने का एक विषय है जो उनको अपने घर पे करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। और वो इनको जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं करेंगे फिर तब तक इनके साथ में सब लोग छोड़ते जाएंगे इनको। पर एक मैंने रिसेंटली बात ये भी सुनी थी, शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात कही थी कि दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं बीजेपी में, वो इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे ऊपर केस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक ऑपोजिशन में है और वो कहेंगे क्या? अभी पंजाब के अंदर सुखपाल खैरा MLA जी, उनके साथ क्या हुआ देखा था आपने? सुबह 5:30-6 बजे उनके घर पे उनको ले गए। एक पुराने केस में उनको उठा लिया गया, तो उठाया ही, सबने देखा। एक और MLA थे कुलवीर जीरा, उनको भी उठाया गया था ऐसे करके ही। तो अगर हम करें तो मतलब पावर पॉलिटिक्स है, आप करें तो समाज सेवा है। तो ये तो सब कहने की बात है। कोई गलत होगा तभी कोई उठाया जाता है। सही बंदे को कौन उठाएगा? गलत बंदे के जिसके खिलाफ में कोई सबूत होंगे या कुछ ऐसी कोई उन्होंने चीज़ें की होंगी तभी हम उठा पाते हैं। तो इसको आप कहें कि पार्टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो गलत बात है। ये तो एक सिर्फ राजनीतिक बयान है। ठीक है। अभी अगले साल इलेक्शन है जी। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा यंगस्टर में तो ये चीज़ है, ये सब जगह ये चीज़ चल रही है कि वो सिर्फ अभी हिंदुत्व को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर अगले साल बन जाना है, जनवरी में मोदी जी आएंगे, शुरुआत हो जाएगी और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डालेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो होगा ही। बट क्या उसके अलावा, जैसा अपोजिशन कहती है बेरोजगारी ऐसी ही चल रही है, उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं दी इन्होंने, बाकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बोलती है, बट सबसे मेन ये आता है कि बीजेपी हिंदुत्व के दम पर ही आगे बढ़ रही है। नहीं, हिंदुत्व की बात, हमारा जो एजेंडा है वो आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है। हमारा तो जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है 1980 में, पहले जनसंघ था, बिल्कुल, तब से ही हमारे एजेंडा है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने हटा दी। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लेके आएंगे, लेके आए। CIA के ऊपर हम कानून लेके आएंगे, लेके आए। हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में चीज़ें थी वो आज की तो नहीं है। ये तो पिछले 40-45 साल से हमारे मैनिफेस्टो के बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं। आज हम सरकार के अंदर आए हैं प्रॉपर पूर्ण बहुमत के साथ में, जब हमारे पास में पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास में मतलब मैंडेट है, तो हम अपने चीज़ों को जो हमने लेके आए, जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस ने कितने ही वादे किए, क्या उसमें से कुछ किया? अभी महिलाओं के आरक्षण के ऊपर बिल लेके आई, बीजेपी लेके आई, कोई और थोड़ी लेके आया। तो हमने जो कहा वो किया। अब इस चीज़ को आप जैसे भी तोड़ मरोड़ लीजिए, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमने जो कहा वो आज से नहीं कहने लगे। बिल्कुल। हम ऐसे आज से, हमने राम मंदिर की बात आज से नहीं की। हम राम मंदिर की बात हमने 80s से कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन जनसंघ हमारा 80 में बना, ठीक है। तो 90 के अंदर हमारा मतलब विवाद भी हुआ हमारे नेताओं के ऊपर, लाल कृष्ण अडवाणी जी सबके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए, पूरे देश के अंदर बहुत सारे स्वयंसेवकों के ऊपर। तो ये बात कोई आजकल की बात तो नहीं है। तो आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, लेकिन अब किसी चीज़ को बनने में समय तो लगेगा ही। अब मंदिर बनाना है, मंदिर के ऊपर जो भी चीज़ें थी वो सारे विवाद ख़त्म हो गए, कोर्ट के ऑर्डर आए। अच्छा, ये चीज़ हम 2019 में भी कर सकते थे ना। 2014 से 19 में हमारी सरकार थी, तब भी तो हम ये चीज़ कर सकते थे, राम मंदिर बनाने वाली। लेकिन ये कोर्ट में था, वो जो मामला था वो कोर्ट में पेंडिंग था। जब उसके ऊपर सुनवाई हुई, बहुत सारी सुनवाइयाँ होती गई, फिर उसके बाद में जब उसके ऊपर इंसाफ हुआ तो कोर्ट ने मतलब इसके हक में फैसला किया। फिर उसके बाद में वहाँ पे मंदिर बनाने में, भव्य मंदिर बनाने में समय तो लगता है। अब वो समय इतनी तेज़ी से मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब अगर उसकी डेट अगर चुनाव से पहले आ रही है तो ये ऐसा थोड़ी है कि चुनाव की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन हम डिलीवर तो कर रहे हैं। अगर हम आज सत्ता में हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे भी देख सकते हैं। आज के टाइम में ना एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, जो पहले के नेता थे जी, मैं कहूँगा वाजपेयी जी के टाइम के जी, या उनसे भी पहले वाले, और जो आज के टाइम में है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पार्लियामेंट में हम देखते हैं, और कुछ भी देश हित की जो बातें होती हैं, दूसरी पार्टी सिर्फ अपना सोचती है जी, कि ये नहीं कि चलो यार कुछ चीज़ें तो हम देश हित के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ये चीज़ देश के लिए अच्छी है, जी, कंट्री जी, के लिए अच्छी है। जी। तो ये ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? नहीं, देखिए हमारी पार्टी तो पहले दिन से ही देश के लिए काम करती है। हमारे देश के बीच में जो ये जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, तो ये वाजपेयी जी की सरकार से आया। आज हर बंदा, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, आज
कोई बंदा टीवी नहीं चलाता जल्दी, मोबाइल ही टीवी हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है। हर बंदे की पॉकेट में टीवी है और सबको सुपर फास्ट इंटरनेट मिल रहा है। इसकी शुरुआत किसने की? भाजपा ने की। तब लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन आज हर बंदा इसका फ़ायदा ले रहा है। आज ये नेसेसिटी हो गई है, आज ये नेसेसिटी है। बिल्कुल। आप देखिए दूसरी पार्टियां हैं, जैसे महुआ मित्रा है, उसने अभी क्वेश्चन मतलब कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुट करने के पैसे का इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर। तो ऐसे काम दूसरी पार्टियां करती हैं। हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई भी, मैंने अभी आज तक एक ऐसा भी किस्सा नहीं सुना कि जिसके बीच में हमने कोई डेवलपमेंट की बात ना की हो और किसी तरीके से देश के अंदर माहौल ख़राब हो, वैसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो पार्लियामेंट के अंदर। जी। आपका आइडल कौन है? किसको आइडल मानते हो? देखो, मेरा आइडल तो बेसिकली मैं मानता हूँ मोदी जी को। ओके। वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 16 से 18 घंटे। मतलब एट द एज ऑफ 73, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तब मैंने फ़ील किया। वो पहले आई थिंक जापान में थे, जैसे वो आज जापान में है, 2 दिन जापान में थे। वो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। जापान के तुरंत बाद में वो पापागुइनी गए, वहाँ पे भी उन्होंने मीटिंग्स की, वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद में वो तुरंत सिडनी आ गए। सिडनी आके उन्होंने प्रोग्राम किए, बैक टू बैक प्रोग्राम किए। मतलब सिडनी में भी जब वो आए, पहले वो कैनबरा पार्लियामेंट में गए, फिर सिडनी में आए। सिडनी में इवेंट रात को ख़त्म हुआ, रात को भी फिर उनका कोई जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स होंगी वो किए होंगी। फिर नेक्स्ट डे वो ब्रिस्बेन में कहीं गए थे, एडिलेड या ब्रिस्बेन कहीं गए, वहाँ पे मेलबर्न में गए, मीटिंग अपनी ख़त्म की। तो वहाँ से फिर इंडिया तुरंत वापस आए। फिर इंडिया में आते ही वो यहाँ पे भी अपना काम कर रहे हैं। तो जब ऐसा आदमी जो 73-74 साल का आदमी और दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहा है, तो फिर मैं तो अभी 32-33 का हूँ, तो मेरे को तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? कई बार तो इस सवाल मेरे खुद के मन में आता है जी। कि 30 की एज के बाद सभी हमारा कमर दर्द ये वो, और वो इस एज में भी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। वो सब मानने पे है। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, उनके अंदर लगन है देश के लिए कुछ करने की। तो वैसे बंदा होता है ना, जैसे आप अपने ऑफिस में अगर टाइम से नहीं आओगे, आप कामचोर होगे, तो आपके एम्प्लॉयज़ भी कामचोर होंगे। वो कहेंगे भाई हमारा बॉस ही ऐसा है। जब आपका ऑफिस 9 बजे है और आप 8:50 पे बैठे हो, तो फिर बाकी बंदों को तो टाइम से भी आना पड़ेगा, और आप हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो तो उनको काम करके भी देना पड़ेगा। तो आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे देश के ऑफिसर्स हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर सब लोग हैं, उनसे तभी काम ले पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि वो खुद बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। उनसे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल है वो। तो बस यही एक सबसे बड़ा मंत्र है। मेरे चाचा जी किसी मिनिस्ट्री में हैं जी। तो उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी बात होगी, कि मोदी जी हर वेडनेसडे, जी। पता नहीं दोपहर के आसपास क्या टाइमिंग उन्होंने बताई, आई डोंट नो, हर वेडनेसडे पूरे इंडिया के सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करते हैं जी। वीकली बेस पे जी। और कहाँ क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, वो सारी रिपोर्ट लेते हैं। एंड मैं उस चीज़ को बहुत सुन के हैरान था। इवन उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, किसी स्टेट में कुछ रेलवे ब्रिज का काम जो था वो फंसा हुआ था जी। और जब वो फंसा था तो उनको ये बताया गया कि ये इस डिपार्टमेंट की वजह से नहीं हो पा रहा। जी। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें वहीं पर ऑन द सेम टाइम कि भाई क्यों नहीं हो रहा, अपडेट दो, क्या है, क्या चीज़ें। और वो चीज़ सुन के मैं हैरान, मतलब कि पूरे आप कंट्री को चलाने के लिए वो एग्जाम्पल जब उन्होंने दिया, मैं तो हैरान था कि कैसे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हर बंदे, आप एक आप ले लीजिए, अपने आप पे ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने जुड़ना है, मेरे साथ मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, बिल्कुल, वो उसने मेरे को कॉल किया या उसने मेरे को नमस्ते की, कहीं पे मिल गया, बिल्कुल भी हेलो कैसे हैं आप, मैंने उसको अगर सही तरीके से एंटरटेन नहीं किया तो आगे से उस बंदे ने मेरे को बुलाना नहीं है। मैंने उसकी प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट नहीं किया तो उस बंदे ने कहना है कि भाई मेरे को इसके पास जाना नहीं है, और उस बंदे ने कहना है कि करना क्या है ऐसा। अगर हम उसको प्रॉपर उसकी बात को समझेंगे, जो कि जिस फील्ड में, सोशल फील्ड में हमें तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हम अपनी चॉइस से यहाँ पे हैं, हमें कोई लेके नहीं आया। इसके लिए कोई मतलब फार्म नहीं भरा जाता कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको एक पेपर क्लियर करना है और कम से कम आप मास्टर्स आपने की हो, इतनी एज हो, ये वो सब कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाय चॉइस इसमें हैं। तो फिर बाय चॉइस जब हम इसके अंदर हैं तो हम लोगों के लिए आंसरेबल भी हैं। तो आंसरेबल है तो काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे, वैसे ही मोदी जी हैं, अब वो इसके लिए आंसरेबल है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर वो देश के लोगों के लिए काम डिलीवर नहीं करेंगे, वो आंसरेबल है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। हर बंदे का रिपोर्ट कार्ड होता है, हमारा भी रिपोर्ट कार्ड है। चलो हम जिस भी हम लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा भी रिपोर्ट कार्ड है ना, और हमारी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, मैं आज नेशनल टीम में हूँ, सेकंड टर्म हूँ, तीसरी मतलब इसको ख़त्म होने के बाद मेरी क्या भूमिका होगी
वो मेरे प्रीवियस वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। अगर काम किया होगा, काम अच्छा किया होगा, काम किया होगा, काम मतलब जेन्युइनली मैंने परफॉर्म किया होगा, काम किया होगा, उसके बिहाफ पे आगे मेरे को कोई ना कोई नया असाइनमेंट मिलेगा। नहीं तो बैगेज को कोई भी बंदा साथ में कैरी नहीं करता। जो बंदा किसी पे बैगेज हो वो तो उसको कौन कैरी करता है? आप अगर कहीं जा रहे हो, आप बैगेज कैरी करोगे फालतू का जो आपके काम का नहीं बिल्कुल है? नहीं। अब गर्मियों के बीच में जैकेटें कौन लेके जाता है? पर लेके तब जाओगे अगर आपको ज़रूरत है तो, बिल्कुल। और मेरे काम आएगी तो ऐसा बनना है कि हम पार्टी के लिए हमेशा मतलब फ्रूटफुल रहें, बस काम करते रहें, जो मिले उस पर 100% परफॉर्म करें। मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, बेशक हमारी बात नहीं हुई, बट आपकी प्रोग्रेस देखते हुए बहुत खुशी होती है। जेन्युइनली मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, और मेरे को ऐसा फील होता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी पोजीशन पर देखूंगा मैं। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्षय बंसल जनालिया अपने आप को आने वाले 5 साल में किस पोजीशन पर देखते हैं? देखो, पोजीशन कोई भी होगी, मैं उस पर काम करूँगा। कोई भी पोजीशन होगी, मतलब मैं काम करने के लिए यहाँ पे हूँ, पोजीशन के लिए नहीं हूँ। कल पोजीशन नहीं भी होगी तो भी मैं पार्टी में काम करता बट रहूँगा। नेशनल लेवल पे ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, मतलब मैं पार्टी में काम करता रहूँगा। पार्टी में कोई भी पोस्ट हो सकती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छा कार्यकर्ता होते हो, बहुत अच्छे वर्कर होते हो, लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिल सकती, आपको कुछ टाइम के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है। लेकिन इस चीज़ को मैं गुस्सा नहीं करूँगा और ज़िंदगी में कभी घर नहीं बैठूंगा कि भाई मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, पार्टी ने मेरे को इतने सालों की मेहनत का कोई एक मतलब फॉर टाइम नहीं। हाँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, इसके बाद हो जाएगा। तो मैं उस तरह की सोच का बंदा हूँ। ओके। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और काम करने के लिए मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है। मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, तभी मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, नहीं तो मैं अपना कोई बिजनेस ही कर लेता। अगली एमएलए की टिकट मिल सकती है? मैं कभी ज़िंदगी में कभी डिमांड ही नहीं की। अगर पार्टी जो मेरे को जिम्मेवारी देगी किसी भी तरीके की, जो भी आज तक दी है वो करते रहे, उसमें परफॉर्मेंस हमारी मेरे को लगता है A++ होगी। जो भी काम दिया स्टार्टिंग से लेके आप लगे हुए हो, इतना टाइम हो गया आपको करते हुए, कैसा महसूस होता है कि जब शुरू किया था और आज मैं एक इस लेवल तक पहुंचा? एक यूनिवर्सिटी लेवल पे था, स्टेट लेवल पे आया, आज नेशनल लेवल पे हूँ जी, और ऑब्वियसली कल को बड़े लेवल पे जाएंगे जी। तब में और अब में कैसा फील होता है अगर आप अपने आप को पीछे देखें तो? मेरे को सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे को ऐसे ही नहीं मिली कि मैं कुर्सी पे बैठा था और मेरे को बोला कि जी आपको ये बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। हर चीज़ के लिए मेहनत की, मेहनत करके यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद में फिर मेहनत की, फिर अगले जगह पे पहुँचे। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है जिसको मैं यहाँ पे चढ़ा लूँ, बुखार बना लूँ इस चीज़ का। बिल्कुल। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग मैं किसी को क्या बोलूँ, जो लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मिलता है और उनके सर पे चढ़ जाती है वो चीज़। उसके बाद वो लोगों से ठीक से बात नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते, लोग कॉल करते हैं आंसर नहीं करते, लोग सोचते हैं पता नहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं मैं क्या बन गया। भाई अगर तुम कुछ बने हो तो लोगों की वजह से बने। बिल्कुल। अगर लोगों को तुम इज्जत नहीं दे सकते तो बस एक थोड़ा टाइम में फिर तुम्हारे को किसी ने पूछना ही नहीं है। मैं बड़े लोग देखे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी बाद में कोई नमस्ते नहीं लेता। तो ऐसा अपने को ज़रूरत नहीं है। और अगर चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेस तो लाइफ में बहुत सारे हुए, मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए, चेंजेस तो हुए ही हैं। चेंजेस अब एक तो भाग दौड़ सबसे ज़्यादा बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है। अब मतलब दिन में 24 घंटे हैं वो भी कम लगते हैं। दिन में 16-18 घंटे काम करते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे सोते हैं, सुबह 6-7 बजे उठना हो जाता है। मान लो उसमें फिर वर्जिश भी करनी है, एक शौक़ है रोज़ मतलब रनिंग करने का, जिम जाने का, तो टाइम मिलता है तो जाते हैं, वो भी करना है। उसके अलावा फिर परिवार का भी टाइम देना है, मतलब सोशल सर्कल भी है जो अपना सोशल सर्कल है, फिर उसका पार्टी का काम भी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि इतना काम ज़्यादा है, इंगेजमेंट ज़्यादा है, लेकिन टाइम और बंदा मैं एक ही हूँ। टाइम भी कम है और बंदा भी मैं एक ही हूँ, क्योंकि ये पूरे कंट्री में घूम लिए, उस तरीके का एक मतलब कनेक्ट हो गया है। आज कहीं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पार्टी का काम करना है, ये करना है, तो मतलब ऑलवेज मतलब भाग दौड़ में ही रहता है। और लेकिन मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। अगर मैं कुछ दिन खाली रह जाऊँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। हाँ, ये होता है कि खुद को फील होने लगता है कि अगर मैं काम ना करूँ मेरे को लगता है कि मैं बीमार हो ही जाता हूँ। ये कई बार हुआ है, जैसे एकदम से सर दुखने लग जाना। अब तो ऐसा हो गया कि अगर फ़ोन ना आवे ना, मेरे को कुछ टाइम के लिए फ़ोन ना आए, तो ऐसे लगता है या तो फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा या फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ऐसी एक चीज़ हो गई, अब तो इनबिल्ट हो चुकी है। तो आई लव माई जॉब, आई लव माई प्रोफेशन।
सो उस वजह से काम कर रहे हैं, तो अब यही करते रहेंगे जब देश तक का है। फ्यूचर क्या लगता है आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? देश का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। देखिए इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कि कोई कमी नहीं है। आप देखिए कि देश के अंदर, आप डिफेंस के अंदर देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आज हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स, हमारे देश की जो मतलब 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 3.5 ट्रिलियन की तो हमारी इकॉनमी बनी चुकी है, जो पिछले हमारे आंकड़े थे। तो जिस तरीके से जैसे कंट्री में पैसा आ रहा है, उस तरीके से हम लोगों की चीज़ें, मतलब पॉकेट भी बढ़ रही है, स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो देश का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा होता जा रहा है डे बाय डे, आप देखिए। चलो, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। आप इतनी जगह घूमे हो, इंडिया में भी, बाहर भी, सब जगह घूमे हो, चंडीगढ़ के बारे में क्या कहना है? चंडीगढ़ इस कंट्री में सबसे एक मैं बोलूँगा सुंदर सिटियों में से एक है। सुंदर सिटी मतलब जहाँ पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है, मतलब हर तरह की कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। हेल्थ के लिए यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सब इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं। और मतलब प्लान्ड सिटी है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसकी अलग ही अपनी एक वाइब है। और मतलब जो यहाँ पे एक बार आ जाता है वो यही सोचता है कि यार यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लैट तो ले ही लूँ, कि मतलब एज अ हॉलीडे होम, या मैं रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पे रहूँ। अब तो मतलब हर सेकंड पर्सन ऐसा सोचता है। अगर यहाँ पे कोई ऑफिसर, कोई अगर किसी डिपार्टमेंट का बाहर से आके नौकरी करने आया, तो वो भी ये सोचता है मेरा घर यहाँ हो। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया है, तो वो भी ये सोचता है कि मेरी नौकरी यहाँ हो जाए, कि मैं यहीं का होके रह जाऊँ। मैंने रिसेंटली अभी हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उनका एक मैं था 18 सेक्टर में कहीं कुछ इवेंट चल रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं चंडीगढ़ में रहना चाहता हूँ। जी। तो जब एक गवर्नर पंजाब के खुद ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी, जी, तो शहर में कुछ तो है। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, बहुत प्लान्ड सिटी है, ट्रैफिक नहीं है, हरी भरी सिटी है, और लोग यहाँ के बड़े कूल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बड़े वेलकमिंग नेचर वाले लोग हैं यहाँ पे। सारा पंजाबी हमारा इधर का जो एक नेचर है लोगों का वेलकमिंग नेचर का, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और लोग अगर कुछ काम भी कर रहे होंगे तो मतलब दूसरे बंदे के लिए फ्री भी हो जाते हैं 1 मिनट में। तो मतलब लोगों के अंदर जो गेस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनेपन वाला गेस्चर है। और चंडीगढ़ का कंपैरिजन पूरे कंट्री में, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को तो नहीं लगा कहीं और का। ऑल्दो मैं पूरे कंट्री में बहुत सारी सिटीज़ में रहा, दिल्ली भी बहुत अच्छा, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन तो आप देख ही रहे हैं, बुरी हालत है। अभी रोज़ देखते हैं कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कितनी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, अभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी बनाया उनको। देखो अपने आप में एक अवार्ड विनिंग चीज़ है ये। बहुत अच्छा है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछूंगा आपसे। चंडीगढ़ में ही मुझे ऐसा फील होता है कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए था चंडीगढ़ में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ। मेरे को ऐसा फील होता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, और चंडीगढ़ पूरे देश के लिए कई चीज़ों में रोल मॉडल बन सकता था। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। नहीं, चंडीगढ़ में किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है। रोड, यहाँ पे आप रोड देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। चंडीगढ़ में बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी चीज़ की बात करें, कम्युनिटी सेंटर, अभी रिसेंटली यहाँ पे जितने भी सेक्टर, अभी मैं बुड़ैल में गया था तो वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ के डेप्यूटी मेयर कन्वर राणा ने अपने वार्ड में बहुत ही बड़ा एक काम किया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ये सीवरेज का बहुत बड़ा कई सालों से रुका हुआ काम था, वो कराया। कम्युनिटी सेंटर्स गरीबों के लिए या सब किसी के लिए, मतलब बहुत लो रेट पे फंक्शन करने के लिए हर जगह पे। और जॉब्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, आप देखिए यहाँ पे जॉब की तो कमी नहीं है। जो मेरा सवाल है उसको थोड़ा सा रीफ्रेज भी करता हूँ मैं, कि चंडीगढ़ ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे है जी। बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सारी हैं हमारे पास, रोड, पानी, सारी चीज़ें बेस्ट है। बट मेरे ख्याल से, मैं अपने स्कूल टाइम से ये चीज़ पढ़ते आ रहा हूँ कि चंडीगढ़ को सिंगापुर बना दिया जाएगा, मतलब वैसा। चंडीगढ़ सिंगापुर ही है। आप सिंगापुर गए हो कभी? मैं नहीं गया अभी, अब दुबई गया हूँ। नहीं, दुबई तो ये नहीं है क्योंकि दुबई टोटली मतलब कंक्रीट जंगल है। हाँ, ठीक है, मेरे को दुबई में गया था, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये सिंगापुर से कम नहीं है। उतने ही चौड़े रोड हैं, उतनी सफाई है यहाँ पे, उतना ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे। देखो फुटहिल है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सामने ही है। मतलब ये सिंगापुर से कम नहीं है, इस बात को अब मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। मेट्रो को लेके आपका क्या कहना है? अब तो चलो फाइनल हो ही गया है। हाँ,
चंडीगढ़ में मेट्रो आ ही रही है, जी जी जी। तो आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्यूटिफिकेशन जो है बहुत ख़राब हो जाएगी, और ये फैसला 2006 से अटका था। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ की जो एक ट्रेडमार्क है वो कहीं ना कहीं डेंट होगा। बिल्कुल, ठीक है, चंडीगढ़ इज़ ए हेरिटेज सिटी, ठीक है, तो वो डेंट होगा। पर लेकिन अगर समय की ज़रूरत है तो आनी भी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, फैमिलीज एक्सपैंड कर रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के साथ में मोहाली है, एयरपोर्ट रोड कितना ज़्यादा बन गया है। मैं आज से 7-8 साल पहले देखता था तो वहाँ पे कुछ नहीं था, आज सब कुछ ही वहाँ पे है। तो इधर न्यू चंडीगढ़ देखिए आप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल कौन लेके आया? कौन लेके आया? भाजपा ही लेके आई। कितना बड़ा वर्ल्ड लेवल का कैंसर हॉस्पिटल बना। एम्स यहाँ बन रहा है, कौन लेके आया? 2014 से पहले कंट्री के बीच में 8 एम्स थे, आज 22 एम्स हो गए, 22 एम्स। 9 साल के अंदर 14 एम्स बन गए नए, और जब से देश आज़ाद हुआ तब 8 थे। 70 साल में 8 और 9 साल में 14 और बन गए। फास्ट प्रोग्रेस, ठीक है। और पहले अब कितना कुछ तो हो गया। आप देखिए यहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, जन औषधि केंद्र कितने खुले, 9600 सब्सिडाइज शॉप्स हैं मेडिकल की। बंदे का सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता था वो मेडिकल पे और एजुकेशन पे लगता है। सरकार ने 5 लाख रुपए का वो जो आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख का आपको वो कर दिया, दवाइयाँ आपको सब्सिडाइज कर दी, घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दे दिया, घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर दे दिया, उसके बाद में आपको नौकरियां भी मिल रही हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए इतनी अच्छी पेंशनें हैं, और अच्छी सब चीज़ें। मतलब देखो, अंत किसी चीज़ का नहीं है। बेसिक जो सहूलतें हैं वो सरकार ने दे दी हैं, लेकिन लोगों को फ्री में नहीं दी है। जैसे आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री के चस्के डाल रही है, गलत है, मेरे को ऐसा लगता है। इससे आप सरकार, वो भी निकलना तो हमारी जेब से ही है, हमारी जेब से निकलना है। कहीं उस पैसे से आप कोई यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, नए रोजगार बनेंगे। आप देखिए पंजाब के अंदर हर सेकंड पर्सन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, दुबई जा रहा है। यहाँ पे मतलब जो नहीं आगे जा सकता वो दुबई जा रहा है दिहाड़ी करने के लिए। आप समझिए यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। आप पहले कॉलेजेस के अंदर जाते थे, पहले कॉलेज एक बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। आज पंजाब के मैक्सिमम कॉलेज जो है बंद हो चुके हैं। वहाँ पे 2 चीज़ें हो चुकी हैं, या तो आइलेट सेंटर खुल चुके हैं, या एसएससी बैंक पीओ क्लरिकल के टेस्टों के सेंटर खुल चुके हैं। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इमिग्रेशन कहीं से है वो पंजाब से है, नंबर 1। आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं बाहर में कई देशों में गया तो बाहर जाते हैं ऐसे लगता है कि मैं पंजाब में ही घूम रहा हूँ। उसका हमें रोकना चाहिए उस चीज़ को। पंजाब बन गया सर। वहाँ आप देखिए यहाँ पे जो ज़मीनें हैं गाँव की, मतलब मोटा ज़्यादातर ज़मीनें बिकाऊ हैं, क्योंकि पहले लोग वहाँ से पैसा इधर भेजते थे कि वहाँ पैसा कमाया, डॉलर में पैसा कमाया, इधर पैसा भेजते थे कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, घर खरीद लो। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कतें, जो सोशल टैबोज जितने दिक्कतें आई कि घरों के भी जो भी चीज़ें होती हैं, अब लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हैं। अब जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको भी बेच के बाहर ले जाते हैं। तो किसका रेवेन्यू जा रहा है? हमारा ही लॉस है। कई लाख करोड़ का रेवेन्यू हर साल भारत से बाहर जा रहा है और वापस नहीं आ रहा। तो ये सरकार, करंट गवर्नमेंट को सोचने की बात है कि अगर पंजाब के अंदर यंग ब्लड नहीं रहेगा तो पंजाब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल पंजाब नहीं रहेगा। मैंने रिसेंटली न्यूज़ में ये चीज़ बहुत आई थी, अब आपको ज़्यादा शायद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। एनसीआर की तर्ज पे ट्राई सिटी को भी बिल्डअप किया जा रहा है, कुछ ऐसा। देखो एनसीआर तो ये एनसीआर ही बन चुका है। आप समझो कि पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर और चंडीगढ़, ये एनसीआर ही अपने आप में खरड़। बिल्कुल वही है, ये एनसीआर ही अपने आप में। पर उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कुछ मेरे ख्याल से रोड्स वगैरह बन रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जो कि अब समय की ज़रूरत है। आप समझिए अगर मेरे को पंचकुला से खरड़ जाना हो वो तो इट्स अ टास्क, बहुत बड़ा, इट्स अ टास्क। यस इट इज। अब मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, ये भी एक टास्क था। क्योंकि मैं जहाँ से आया यहाँ पे आना इट्स लाइक 45 मिनट्स ड्राइव। बिल्कुल। जब ट्रैफिक नहीं होता था 15 मिनट लगते थे, तब कोई बोलता था यहाँ आज आ गया भाई। अब मतलब एक टास्क है। अब एक छोटा सा यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जब भी कॉलेज टाइम की बात है, मेरा कोई फ्रेंड अगर मेरे को कहता ना मैं पीयू में हूँ और मैं अपने घर से 47 से वहाँ जाना है, तो मैं उसको एग्जैक्टली बताता था, अच्छा इतने किलोमीटर है, तो उसमें मैं 20 सेकंड पर किलोमीटर का 1 मिनट में ज्वाइन वो करता था। पर किलोमीटर मतलब 1 मिनट प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा लेके चलता था। तो मतलब अगर मेरे को पीयू जाना है 12 मिनट, मतलब मैं उसको बोलता था 13-14 मिनट में मैं एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाऊँगा, और पहुँच भी जाता था। अब तो जिस चौक के ऊपर मतलब रेड लाइट नहीं थी, वहाँ रेड लाइट है। जितने भी हमारे डाइवर्जन थे जो सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर हमें अंदर से वो भी करते थे, वो सारे खत्म कर दिए हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 की आ गई है। अच्छा एक चीज़ देखो कि कंट्री की पहली स्मार्ट सिटी अगर कोई है
वो चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ है। यस। तो हमारे पास बहुत सारे मतलब बड़े बड़े टैग्स हैं, तो उस वजह से हमें अगर फ़ायदा मिला है तो उस चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि हमारे रोड एक्सीडेंट्स कितने होते थे, अब हर रोज हम दूसरे दिन हम देखते थे कि फलाने चौक पे गाड़ी चढ़ गई तेज गाड़ी भगाने की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब से ये नए रूल्स बने हैं, कैमरे लगे हैं, लोगों के चालान आते हैं, आप देखो कि मैं तो अब पिछले तकरीबन जब से अमित शाह जी इसका इनॉग्रल करके गए थे, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं आपके टीवी पे ये बोल रहा हूँ पॉडकास्ट पे, मैंने एक भी गाड़ी किसी चौक पे बजी नहीं देखी। बहुत मिनिमल हो चुकी है। पहले आम ही था, रोज चौक टूट रहे हैं, लोग चोटें खा रहे हैं, मर रहे हैं। अभी ये चीज़ें है ही नहीं। मतलब ये फायदा तो हुआ ही ना जी। गाड़ी आप तेज भगाते हो, किसी ना किसी का दूसरे के बीच में मारते हो, किसी का घर उजाड़ते हो, तो कोई बात नहीं, उससे 10 मिनट अगर लेट चले जाएंगे तो मोहाली से या पंचकुला से जो भी लोग चंडीगढ़ एंटर करते हैं ना, सबसे पहले उनकी गाड़ी की स्पीड स्लो होती है। स्पीड सबसे पहले बंदा देखता है कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगते ही देख के। दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी स्पीड लिमिट 60 की है, 50-60। ओके। वहाँ पे भी कैमरे काफ़ी ज़्यादा लगे, मैंने सुना था 3000 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं। ओके। तो ये अच्छी बात है, इससे मतलब कि एक्सीडेंट कम होते हैं, रोड सेफ्टी बढ़ती है, लोगों की जान बचती है। तो अच्छी चीज़ को तो हम उसको तो अप्रिशिएट करेंगे। खाने पीने के कितने शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चंडीगढ़ में फेवरेट प्लेस अगर कभी जाना हो स्ट्रीट फूड के पॉइंट से या कुछ और भी? स्टूसी सबसे बेस्ट जहाँ मिले थे, वो बिल्कुल सबसे बेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो सबसे ऊपर ही है। स्टूसी के फ्राइड राइस, स्टूसी का परोठा, स्टूसी की जो हमारी दाल मखनी रोटी है वो सबसे अच्छी है। मोना की चाय जी, वहाँ पे सन्नी मेहता मामा मियाँ की, क्या बोलूँगा आपको, अदरक वाली चाय, हर चीज़ की अपनी एक एलिगेंट है, चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ओके। हाँ, स्टूसी। स्टूसी सबसे बेस्ट है। मतलब उसके अलावा अगर कहीं और जाना हो? उसके अलावा कहीं और जाना हो तो 34 में ओके। जो अम्बाले वाले के गोलगप्पे हैं, हाँ, वो सबसे बेस्ट है। कभी कभी खाने जाते भी हैं वहाँ पे स्पेशली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़, हमारी चीज़ें चंडीगढ़ की बहुत सारी एलिगेंट हैं। तो और वो 9 सेक्टर में जो ब्रदर्स के कुलचे मिलते हैं, अमृतसरी कुलचे, तो ऐसी चीज़ों के तो बड़े शौकीन हम हैं ही हैं। तो स्पेशली जाते हैं भाई खाने के लिए। कैपिटल का स्विस रोल 10 सेक्टर, वो तो मेरे को लगता है अमेरिका तक फेमस है। हाँ, वो बहुत टाइम बहुत फेमस है। लोग वहाँ से, जब मैं DAV कॉलेज में हम पढ़ते थे तब से हम जाते हैं वहाँ पे। आज उस बात को भी 13-14 साल हो गए। तो मतलब उस अंकल का काम बढ़ ही रहा है। जो भी खा के जाता है वो एक नहीं खाता, वो तो फिर हाँ, स्वाद है कैसा। वहाँ जाके बंदा कैलोरीज नहीं काउंट करता, वहाँ जाके कैलोरी काउंट करने का कोई दिल ही नहीं है, वहाँ मन ही नहीं करेगा आपको कैलोरीज काउंट करो, वहाँ तो बस खाते रहो। तो चंडीगढ़ की क्वालिटी तो देखो काफ़ी चीज़ों में है ही है। तो अक्षय जी, ये था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है और पॉडकास्ट का जी, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत दिल की खुल के बातें हुई आपके साथ में। तो उम्मीद है आगे भी करेंगे कभी। बिल्कुल आगे जरूर करेंगे, आपके साथ पार्ट 2 भी करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी बहुत सारी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ से मिली हो। 100%। और दैट्स इट, खत्म कहानी। सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने टाइम निकाला। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। ऑनर कि आपने मेरे को बुलाया, और मेरे लिए बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस भी है, और मेरे लिए ऑनर भी है कि शायद मैं बहुत सारे लोगों तक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंचूंगा जहां मैं नहीं पहुंचा। जी। और उनको अपने साथ लेके आगे की जर्नी में चलूंगा। जी। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।